सभी बच्चों का बाल भारती क्लासेज 11 फाउंडेशन में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा की थी रेखीय संवेग पर, गतिज ऊर्जा पर तथा उन दोनों के मध्य संबंध पर हमने बात की थी कि दोनों के मध्य संबंध क्या होता है। हमने आपको रेखीय संवेग के बारे में बताया था। क्या होता है रेखीय संवेग? P बराबर mv, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वस्तु का रेखीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग का मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। यदि किसी वस्तु का रेखीय संवेग शून्य हो, रेखीय संवेग शून्य कब होगा? अब देखो बेटा, द्रव्यमान तो कभी शून्य हो ही नहीं सकता वस्तु का। रेखीय संवेग शून्य कब होगा? जब वस्तु का वेग शून्य हो, यानी कि वस्तु विराम अवस्था में हो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यदि आपसे कह दिया जाए किसी वस्तु का रेखीय संवेग शून्य है, तो रेखीय संवेग शून्य होने का अर्थ है उस वस्तु का विराम अवस्था में होना, यानी कि स्थिर होना। ये होता है। अब रेखीय संवेग किस पर निर्भर होता है? वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग पर। गतिज ऊर्जा भी निर्भर होती है द्रव्यमान तथा वेग पर। यह होती है K बराबर हाफ mv²। यही होता है। जब हम गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग इन दोनों के मध्य संबंध व्यक्त करते हैं, तो दोनों के मध्य संबंध हम दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। पहला आता है K बराबर p² बटा 2m। यही संबंध होता है। इस संबंध को हम कब प्रयुक्त करेंगे? जब आपको वस्तु का रेखीय संवेग दिया गया हो और गतिज ऊर्जा के बारे में पूछे, तो हम लगाएंगे K बराबर p² बटा 2m। पर यदि ऐसा हो, सेकंड पॉइंट, आपको गतिज ऊर्जा दी गई हो और रेखीय संवेग के बारे में पूछे, तो आ जाता है P बराबर √2mk। P बराबर √2mk। इस संबंध का हम उपयोग कब करेंगे? जब गतिज ऊर्जा आपको दी गई हो और रेखीय संवेग के बारे में आपसे पूछे। ठीक है। तो यह जाता है रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध, जिस पर हमने पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी। यदि आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देखें, ताकि आपको आगे का टॉपिक भी क्लियर होते चले। ठीक है। आज हम कुछ प्रश्नों पर बात कर रहे हैं, कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इनमें से कुछ प्रश्न तो डिपेंड है गतिज ऊर्जा के कॉन्सेप्ट पर, कुछ सॉल्व होंगे रेखीय संवेग के आधार पर, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हल होंगे रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध के आधार पर हल होंगे। तो इन प्रश्नों पर आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले प्रश्न की हम बात करें। पहले प्रश्न में आपसे कहा है दो वाहन जिनके द्रव्यमान 1000 किलोग्राम व 500 किलोग्राम है, कि एक वाहन का द्रव्यमान आपको दिया है 1000 किलोग्राम, दूसरे वाहन का द्रव्यमान 500 किलोग्राम। ये दे रखे। फिर कहा है एक समान रेखीय संवेग 20,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है। दोनों के द्रव्यमान तो अलग अलग है, पर दोनों वाहनों का रेखीय संवेग समान है, कि जितना रेखीय संवेग पहले वाहन का है उतना ही रेखीय संवेग दूसरे वाहन का है। P1 बराबर P2 कितना दे रखा है आपको? 20,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। फिर क्या कहा है? दोनों के रेखीय वेगों का अंतर ज्ञात करो, कि हमको पहले वाहन का रेखीय वेग ज्ञात करना है, दूसरे वाहन का रेखीय वेग ज्ञात करना है,
फिर इनके मध्य अंतर आपको बताना है कि दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है वेग के मध्य। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि संवेग P बराबर क्या होता है mv, तो पहले वाहन का संवेग P1 बराबर होगा m1v1। आप इससे यदि पहले वाहन का वेग निकाले v1 तो ये बराबर होगा P1 बटा m1 के। अब आप देखिए, पहले वाहन का संवेग है 20,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान कितना है वाहन का 1,000 किलोग्राम। ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो v1 बराबर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये किसका वेग आया पहले वाहन का। इसी प्रकार यदि आप दूसरे वाहन का वेग निकाले तो दूसरे वाहन का वेग v2 बराबर, संवेग तो समान है, दूसरे वाहन का संवेग p2 बटा द्रव्यमान है m2। संवेग समान है 20,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दूसरे वाहन का द्रव्यमान है 500 किलोग्राम, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 200 में 5 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। हो गया सॉल्व? नहीं हुआ अभी, क्योंकि आपने दोनों वाहनों का अभी वेग बताया है। आपने तो अपनी तरफ से कर दिया प्रश्न कॉल, पर प्रश्न में पूछा क्या है, दोनों के रेखीय वेग का अंतर ज्ञात करो। तो जब आप अंतर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अंतर, v2 में से घटाएंगे v1 को, तो आ जाएगा v2 माइनस v1, 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। यही आएगा कि पहला वाहन जो 1,000 किलोग्राम द्रव्यमान का था वह 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। दूसरा वाहन जो 500 किलोग्राम का है उसका वेग है 40 मीटर प्रति सेकंड। तो जब हमने दोनों के वेग के मध्य अंतर निकाला तो हमें क्या मिला कि दूसरा वाहन पहले वाहन की अपेक्षा 20 मीटर प्रति सेकंड अधिक वेग से गतिमान है। यह आ जाता है दोनों वाहनों के वेग का अंतर। ठीक है, यह था प्रश्न संख्या 1। दूसरे प्रश्न की हम बात करें। दूसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि एक स्कूटर, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इन प्रश्नों में। एक स्कूटर व एक बस समान वेग से गतिमान हो, दोनों का वेग कैसा है, समान। तो कहा है इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। प्रश्न को फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, दोनों समान वेग से गतिमान हैं, तो इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। क्या होता है संवेग P बराबर mv। मैंने आपको बताया है जब दो वाहनों या दो वस्तुओं के मध्य तुलनात्मक बात हो तो हम क्या करते हैं, फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि स्कूटर का द्रव्यमान है m1, वेग है v1, बस का द्रव्यमान m2, वेग v2। फिर हम प्रश्न की कंडीशन को लगाएंगे। क्या कहा है, उनका वेग समान है, v1 को किसके बराबर कर देंगे, v2 के। अब हम देखेंगे कि रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न में सबसे पहले बात हम कर रहे हैं स्कूटर की, तो आ जाएगा स्कूटर का संवेग P1 बराबर m1v1। स्कूटर का द्रव्यमान मान लिया m1, वेग है v1, तो संवेग क्या होगा P1 बराबर m1v1। दूसरा क्या है बस, तो आ जाएगा बस का संवेग P2 बराबर m2v2।
यही होगा। अब आपसे क्या कहा है, दोनों का वेग समान है, पहले तुलना कीजिए दोनों की। P1 बटा P2 बराबर M1 V1 बटा M2 V2। कर लिया कंपेयर आपने दोनों को। अब क्या कहा है प्रश्न में, चूंकि V1 बराबर V2, यही कहा है ना प्रश्न में कि दोनों का वेग समान है, V1 बराबर V2। तो जब V1 बराबर V2 होगा तो V1 और V2 आपस में कट जाएंगे जब बराबर होंगे तो P1 बटा P2 किसके बराबर होगा, M1 बटा M2। यही होगा। अब आप समझदार हैं, बता सकते हैं स्कूटर और बस में किसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, बस का द्रव्यमान ज्यादा होता है, स्कूटर का द्रव्यमान कम होता है। तो देखो, स्कूटर का द्रव्यमान माना है हमने M1, बस का द्रव्यमान माना है हमने M2। तो किसका द्रव्यमान ज्यादा है, M1 ज्यादा है M2 ज्यादा है, M2 ज्यादा है। बस का द्रव्यमान स्कूटर के द्रव्यमान से अधिक होता है, लिख देंगे क्योंकि M2 ग्रेटर देन M1, कि बस का द्रव्यमान स्कूटर के द्रव्यमान से अधिक होगा, इसलिए यानी कि अब आ जाएगा अतः जब M2 ज्यादा है M1 से तो P1 ज्यादा होगा या P2 ज्यादा होगा, P2 ज्यादा होगा किससे, P1 से ज्यादा होगा। हो गया हल हमारे पास। तो आपसे कहा ना इनमें से किसका संवेग अधिक होगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, बस का संवेग अधिक होगा, बस का संवेग अधिक होगा। क्यों होगा बस का संवेग अधिक, क्योंकि बस का द्रव्यमान स्कूटर के द्रव्यमान से अधिक होता है, इसलिए उसका संवेग भी अधिक होगा। और इसलिए क्योंकि प्रश्न में दोनों का वेग कैसा कर रखा है, बराबर किया हुआ है। समझ में आ गया सभी को ये प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न भी कुछ इसी तरह का ही है, कंडीशन हम लगाएंगे आगे, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे कहा है यदि एक कार व बस समान संवेग से गतिमान हो। पहले वाले केस में स्कूटर और बस की बात की गई थी, दोनों का वेग समान किया गया था। अब यहां पर एक कार और बस की बात हो रही है, दोनों का संवेग समान है, समान संवेग से गतिमान हो, तो किसका वेग व गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो वही तरीका है, पहले आप निर्धारित करें तो आ जाएगा तीसरा प्रश्न, कार का संवेग P1 बराबर M1 V1। प्रश्न की कंडीशन को हम आगे देखेंगे, फिलहाल तो हमने कह दिया कार का द्रव्यमान M1 है, वेग V1 है, तो संवेग क्या होगा P1 बराबर M1 V1। दूसरा वाहन आपको दिया है बस, तो आ जाएगा बस का संवेग P2 बराबर यह जाएगा M2 V2। ये होगा बस का संवेग। प्रश्न में क्या कहा आपसे अब कि दोनों का संवेग समान है, समान संवेग से गतिमान है, तो दोनों का संवेग समान है, तो आ जाए प्रश्नानुसार जो आपको कहा गया है P1 बराबर P2, कि दोनों का संवेग समान है। P1 और P2 का मान रखें, M1 V1 बराबर M2 V2। यदि आप इससे अनुपात निकाले M1 बटा M2 का, M1 के नीचे भाग लगाया M2 का, तो V2 में किसका भाग देंगे, V1 का। यही होगा M1 बटा M2 बराबर V2 बटा V1। अब आप देखो बेटा, M1 किसका द्रव्यमान है, कार का, M2 किसका द्रव्यमान माना है हमने, बस का। तुलना कीजिए, कार का द्रव्यमान ज्यादा होता है या बस का द्रव्यमान ज्यादा होता है, बस का। तो M2 का मान किससे ज्यादा है, M1 से। तो लिख देंगे चूंकि
m2 ज्यादा है m1 से, क्योंकि आप जानते हैं बस का द्रव्यमान कार से अधिक होता है, बस एक भारी वाहन है, तो m2 ज्यादा है m1 से। जब m2 ज्यादा होगा m1 से, इसलिए तो देखो जब m2 m1 से ज्यादा है तो v1 ज्यादा होगा या v2 ज्यादा होगा। जब m2 ज्यादा है तो क्या अधिक होगा, v1 अधिक होगा, इसलिए हम लिख देंगे v1 ग्रेटर देन v2। उसी अनुपात में देख लो m1 बटा m2 बराबर v2 बटा v1। आप जानते हैं बस एक भारी वाहन है, बस का द्रव्यमान अधिक होता है। जब बस का द्रव्यमान m2 अधिक होगा m1 से, तो यहां पर m2 ज्यादा होने पर v1 अधिक होगा v2 से। अब v1 किसका द्रव्यमान है, कार का, तो आप v1 किसका वेग है, कार का वेग है, तो आप लिख देंगे कार का वेग अधिक होगा। यही होगा, कार का वेग अधिक होगा। अब साथ में किसकी बात और कर दी आपसे, गतिज ऊर्जा की बात भी आपसे और कर दी। संवेग दिया हुआ था, गतिज ऊर्जा आपसे पूछ ली, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, k बराबर p स्क्वायर बटा 2m। यही सूत्र होता है, जब संवेग आपको दे दिया जाए और गतिज ऊर्जा पूछे तो फॉर्मूला होता है k बराबर p स्क्वायर बटा 2m। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी, यदि दो वस्तुओं का रेखीय संवेग बराबर कर दे, समान कर दे, जैसा इस प्रश्न में कहा है कि रेखीय संवेग तो दोनों का समान है, रेखीय संवेग होगा दोनों का बराबर, तो गतिज ऊर्जा m के समानुपाती होगी या व्युत्त क्रमानुपाती होगी, व्युत्त क्रमानुपाती होगी। यानी कि इसके इनवर्स है ना k और m, संवेग तो हो गया समान, तो किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, जिसका द्रव्यमान कम होगा। और किसका द्रव्यमान कम है, कार और बस में, कार का द्रव्यमान कम है किसकी तुलना में, बस की तुलना में। तो कार का द्रव्यमान, मतलब संवेग तो हो गया समान, अब कार का द्रव्यमान बस की अपेक्षा कम है, जब द्रव्यमान कम होगा तो इसके उल्टा इनवर्स चल रहे दोनों, गतिज ऊर्जा कैसी होगी, अधिक होगी। तो निष्कर्ष क्या मिलेगा, कार की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, प्रश्न में आपसे कहा गया था एक कार और बस दोनों समान संवेग से गतिमान हैं, तो जब दोनों समान संवेग से गतिमान होंगी तो हमेशा कार का वेग बस के वेग से अधिक होगा और कार की ही गतिज ऊर्जा बस की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी। समझ में आ गया, यह था प्रश्न नंबर 3। अब हम चौथे प्रश्न की बात करें। चौथे प्रश्न में कहा है, यदि गतिशील दो पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम व 10 किलोग्राम तथा रेखीय संवेग 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो, तो पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले क्या दिया प्रश्न में, दोनों पिंडों के द्रव्यमान, पहले पिंड का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, दूसरे पिंड का द्रव्यमान दे रखा है 10 किलोग्राम। यही कहा है, दोनों के रेखीय संवेग, पहले पिंड का रेखीय संवेग है 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, दूसरे पिंड का रेखीय संवेग है 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यही है, और क्या पूछा है आपसे, दोनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात पूछा है, K1 बटा K2 क्वेश्चन मार्क। यही कहा है ना आपसे प्रश्न में, दोनों के द्रव्यमान दे दिए, रेखीय संवेग दे दिए और गतिज ऊर्जाओं का अनुपात पूछ लिया। तो मैंने आपको बता रखा है, जब रेखीय संवेग दिया हो और गतिज ऊर्जा आपसे पूछे
तो क्या होता है संबंध? K बराबर होता है P स्क्वायर बटा 2m। यही संबंध होता है। रेखीय संवेग दे दिया, गतिज ऊर्जा आपसे पूछे तो K बराबर होता है P स्क्वायर बटा 2m संबंध से। इस संबंध का आप उपयोग करेंगे। ये होगा तो पहले पिंड की गतिज ऊर्जा होगी K1 बराबर P1 स्क्वायर बटा 2m1, यही होगी। दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा होगी K2 बराबर P2 स्क्वायर बटा 2m2, यही होगा। दोनों का अनुपात पूछ रहा है आपसे तो आ जाएगा इसलिए K1 बटा K2। तो K1 का मान रखेंगे, लिखेंगे P1 स्क्वायर बटा 2m1, और जब नीचे P2 का मान रखेंगे तो मान पलट जाए, सॉरी K2 का मान रखेंगे तो मान पलट जाएगा, 2m2 आ जाएगा ऊपर, P2 स्क्वायर आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो K1 बटा K2 बराबर P1 स्क्वायर का मान रखिए, कितना है P1 का मान 200, तो P1 स्क्वायर हो जाएगा 200 गुणा 200, हो गया। M2 का मान कितना है 10 किलोग्राम बटा M1 का मान आपको दे रखा है 5 किलोग्राम, और P2 स्क्वायर दूसरे पिंड का संवेग दे रखा है 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका स्क्वायर करेंगे 300 गुणा 300, तो देखो बेटा आप ये दो जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये दो जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यही होगा। ऊपर आप निकालें गुणनफल तो 2 तथा 10 को आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40 बटा, नीचे 5 से आप गुणा करेंगे 3 और 3 को तो आ जाएगा 45, यही होगा। किससे कट रहे हैं आपस में? K1 बटा K2 बराबर 5 से ही कट रहे हैं तो आ जाएगा 8 बटा 9, निकल गया अनुपात आपके पास। तो आप लिख सकते हैं K1 अनुपात K2 ये होगा 8 अनुपात 9, यह जाएगा दोनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। अब आपसे पूछे किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो K1 बटा K2 बराबर है 8 बटा 9, तो K1 ज्यादा है या K2 ज्यादा है? K2 ज्यादा है, किससे? K1 से, तो आप लिख देंगे K2 ग्रेटर देन K1। यदि आपसे पूछता तो आप ये लिखते हैं। समझ में आ गया तक? तो ये था प्रश्न संख्या 4। पांचवें प्रश्न की बात करें। पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एक नए तरह का प्रश्न है, इस पर आप विशेष ध्यान दें थोड़ा सा। पांचवें प्रश्न में कहा है एक वाहन प्रारंभ में एक एक स्टेप को पढ़नी है मैं तो v वेग से गतिमान है जिसकी गतिज ऊर्जा k है। तो सबसे पहला इसका वेग है v और गतिज ऊर्जा कितनी है k, तो क्या हो जाएगी k बराबर हाफ mv स्क्वायर। वाहन का द्रव्यमान m हमने मान लिया, नहीं दिया हुआ तो आपसे कह दिया वेग v है गतिज ऊर्जा है k, तो k बराबर होगी हाफ mv स्क्वायर, यही होगा। अब प्रश्न में क्या कहा है, जब वाहन अपने वेग को 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाता है। अब थोड़ा बेटा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कह रहा वेग को 2 गुना कर ले, जब तो हम v को 2 भी कर देते। वेग को 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दिया तो पहले वेग तो कितना था v, अब जैसे ही 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाएगा तो v की जगह कितना हो जाएगा v प्लस 2, यही हो जाएगा वेग। तो क्या कहा है, इसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाती है, कि पहले गतिज ऊर्जा k थी, बाद में कितनी हो जाएगी ये 9 गुनी हो जाएगी 9 k, तो बाद में गतिज ऊर्जा क्या होगी 1/2, द्रव्यमान कितना है m, और वेग v की जगह क्या है v प्लस 2, ऊपर कर देंगे अब स्क्वायर। गतिज ऊर्जा k की जगह कितनी है 9 k, यही है। तो क्या कर रहा है, वाहन का प्रारंभिक वेग ज्ञात करो, हमें v का मान बताना है।
इसको मान लिया हमने समीकरण 1 और इसे मान लिया समीकरण 2। फिर से ध्यान दें आप, क्या कहा है प्रश्न में, वाहन का प्रारंभिक वेग माना है v, गतिज ऊर्जा मानी है k, तो k बराबर हाफ mv² समीकरण 1। बाद में क्या कहा है, जैसे वाहन अपने वेग को 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाता है, 1/2m द्रव्यमान तो उतना ही है, वेग को बढ़ा दिया, v की जगह कितना कर दिया, v+2, 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दिया, v की जगह कर दिया v+2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, तो गतिज ऊर्जा अब k नहीं रहती बल्कि कितनी गुनी हो जाती है, 9 गुनी हो जाती है। अब हमने k की जगह क्या लिख दिया, 9k, क्योंकि 9 गुनी हो गई। इसको मान ले समीकरण 2। किसका मान बताना है हमें, प्रारंभिक वेग v का मान आपको बताना है। क्या करो, भाग लगा दो समीकरण में, क्योंकि हमारे पास m नहीं है ना, m से m हम हटा देंगे, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, जैसे आप समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दोगे, LHS में LHS का भाग दें, 9k में भाग लगाएंगे k का, RHS में RHS का भाग दें, 1/2m v+2 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1/2m v², हाफ m से हाफ m कैंसिल हो जाएगा, k से k कट जाएगा, तो 9 बराबर यह आ जाएगा v+2 का होल स्क्वायर बटा v²। यदि हम दोनों से स्क्वायर हटाएं तो यहां पर क्या करोगे आप, अंडर रूट करोगे, तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3, और यहां से स्क्वायर हटाई दिया आपने तभी तो अंडर रूट किया है, तो यहां पर रह जाएगा v+2 बटा यहां पर रह जाएगा v। वज्र गुणा कर दें आप, v को गुणा करेंगे 3 से तो आ जाएगा 3v बराबर किसके होगा, v+2 के, तो 3v, इसको यहां पर लाएंगे -v बराबर 2, तो आ जाएगा 2v इक्वल्स टू आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो v बराबर 2/2 1 मीटर प्रति सेकंड। मिल गया आपको कि इसका मतलब वह वाहन प्रारंभ में कितने वेग से गतिमान था, 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान था। यही आपको बताना था कि वाहन का प्रारंभिक वेग कितना होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छा प्रश्न बेटा, इसको ध्यान देना कि एक वाहन प्रारंभ में v वेग से गतिमान है, तो वाहन की गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, k, तो k बराबर क्या होगी, हाफ mv²। अब क्या हुआ है, द्रव्यमान में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, वेग को 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दिया, तो पहले वेग v था, अब v की जगह हो जाएगा v+2, स्क्वायर से तो स्क्वायर कर दिया आपने, तो जैसे ही वेग को v+2 करता है, 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाता है, तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाती है। पहले थी k, अब कितनी आ जाएगी, 9k। 2 समीकरण बना दी, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाया, और जब हमने इसे मैथमेटिकल तरीके से हल किया तो आपको लास्ट में मिल जाएगा v बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब वह वाहन कितने वेग से गतिमान था, प्रारंभ में 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान था, वो हमने ज्ञात किया। ठीक है, लास्ट छठे प्रश्न को आप देखें। छठे प्रश्न में आपसे कह रहा है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा को 25 गुना करने पर उसके रेखीय संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गतिज ऊर्जा के बारे में कहा है, रेखीय संवेग आपसे पूछ रहा है, और मैंने आपको बताया है जब गतिज ऊर्जा के बारे में दिया हो, रेखीय संवेग पूछे, तो दोनों में संबंध को हम क्या लिखते हैं, P बराबर √2m। यही लिखते हैं कि गतिज ऊर्जा दी हो, रेखीय संवेग आपसे पूछे, तो P बराबर होता है √2m। ठीक है, तो प्रारंभ में हमने मान लिया
प्रारंभ में P1 बराबर 2m/k1, यही है संबंध। अब क्या कहा है, गतिज ऊर्जा को 25 गुना कर दिया, तो प्रश्नानुसार जो प्रश्न में आपको कंडीशन दी गई है, जो गतिज ऊर्जा होगी अब K2, पहले गतिज ऊर्जा K1 थी, अब मान लीजिए गतिज ऊर्जा K1 से कितनी हो गई K2, और ये कितनी गुना हुई है पहले की 25 गुना, तो आ जाएगा K2 बराबर 25K1 कि अब जो गतिज ऊर्जा है वो पहले की गतिज ऊर्जा की 25 गुनी हो गई। तो इसलिए अब रेखीय संवेग P1 से बदलकर कितना हो जाएगा P2, तो आ जाएगा √2m, K1 की जगह क्या लिखोगे 25K1, क्योंकि अब गतिज ऊर्जा को 25 गुना कर दिया। 25 को वर्गमूल से बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा 5, आज आ जाएगा √2m/k1, तो P2 बराबर √2m/k1 कौन सा रेखीय संवेग बन गया, प्रारंभिक रेखीय संवेग, यह जाता है P1। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उस वस्तु का रेखीय संवेग पहले की अपेक्षा 5 गुना हो जाएगा। फिर से देख ले एक बार इस प्रश्न को, आपसे प्रश्न में कहा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को 25 गुना करने पर रेखीय संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बता रखा है जब गतिज ऊर्जा दे रेखीय संवेग पूछे तो संबंध होता है P बराबर √2m/k। मान लीजिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है K1, रेखीय संवेग है P1, तो संबंध क्या बनेगा P1 बराबर √2m/k1। अब क्या करा, अपनी गतिज ऊर्जा को 25 गुना किया, तो K2 जो थी वो K1 की कितनी गुनी होगी 25 गुनी। तो जैसे गतिज ऊर्जा बदलेगी तो रेखीय संवेग बदलेगा, P1 से बदलकर कितना हो गया P2 बराबर 2m, द्रव्यमान तो नियत ही रहता है वाहन का, और K2 अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 25 गुनी हो गई, तो K1 की जगह 25K1 हमने यहां पर रख दिया। 25 का वर्गमूल 5, √2m/k1 बचेगा, और √2m/k1 क्या बन गई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो P2 बराबर आ जाएगा 5K1। यानी कि जैसी वह वस्तु अपनी गतिज ऊर्जा को 25 गुना करेगी, उसका रेखीय संवेग प्रारंभिक रेखीय संवेग का 5 गुना हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आधारित थे रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा और दोनों के मध्य संबंध के आधार पर।